आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। यदि आप अभी तक अनजान है तो आज जान लीजिए कि इस वीडियो से पहले ना हम क्लास 10th के जो गोधुली भाग 2 है उसका पाठ है श्रम विभाजन, लेखक परिचय और पाठ का पूरा सारांश हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लगभग 50 के करीब इस पाठ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है, उसको भी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध पाठ है, इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो उनके द्वारा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या है प्रश्न सब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है ना। तो देखिए लेखक जी विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक ना। लेखक जी जिस विडंबना की बात करते हैं, लेखक मतलब कि अंबेडकर जी, वो जो बात है जातिवाद का पोषक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं ना। भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, शहर भी है ना, गांव है जहां लोग शिक्षित होकर मतलब पढ़ लिख कर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है ना। विडंबना का स्वरूप है क्या कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का दूसरा रूप है। तो इसका जो पाठ है वो हम पूरा इससे पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज सिर्फ इस पाठ के जो 8 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न 8 है, उन्हीं को देखेंगे। उन्हीं को क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, जातिवाद के पोषक ना, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। जातिवाद के पक्ष में महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए ना। माने जातिवाद के पक्ष में महान संविधान निर्माता किनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो उनके द्वारा तर्क दिया गया है क्या कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। मतलब जिसको जिस काम में रुचि हो ना, मन लगता हो, उसको उस आधार पर काम दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है ना। श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का क्या है, दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है ना। मतलब कहने का देखिए, श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत करना, काम करना। श्रमिक मतलब कामगार जो काम करता है। तो ये जो है जाति प्रथा जो है उस श्रम विभाजन के साथ साथ किसका, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, ठीक है। तो आइए तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, तीसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने क्या है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। कहने का मतलब लेखक की तो मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी को क्या आपत्तियां हैं। आइए देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए ना। काम का जो विभाजन है वो जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई ग्वाला है ना, जिसको कहते हैं ग्वार भी कहते हैं, यादव कहते हैं, तो उसको ये जरूरी नहीं है कि वो भैंसिया पोस के दूध नापेगा ना। कोई हजाम है या कोई धोबी है तो उसका ये काम नहीं है कि कपड़े ही खींचना है। मतलब ऐसे जात के आधार पर कौन चीज का विभाजन जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्या, काम का विभाजन, ठीक है। काम का विभाजन जो है जात के आधार पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो जिस वंश में या जिस कुल में जिस जात में जन्म लेता है बच्चा, उसके पेशा, उसके माता पिता का जो पेशा रहता है वही उसका भी पेशा बन जाता है जीवन भर के लिए।
चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने देश और समाज की विकास नहीं कर पाता ना। अगर जिस काम में हमें रुचि नहीं है, मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो वो काम कैसे अच्छा से करेंगे। जब तक किसी काम को मन लगा के, दिल लगा के, रुचि उस काम में बढ़ाकर जब तक नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, न समाज का विकास होगा और न खुद अपना विकास होगा, न ही देश का विकास होगा। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है 4 नंबर प्रश्न में क्या है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है, देखिए इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ा चुके हैं, इसके बाद इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला था इस पाठ से, उस सभी हम करवा चुके हैं। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे, ताकि आपको अगर 10वां क्लास में अच्छा नंबर लाना है, अच्छे मार्क से पास करना है, तो जरूर ज्ञानी बाबा 875 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है ना। भारतीय समाज में जो है वो जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है ना, कि जातिगत रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। मतलब जिसको वो काम करने में, जिसको जिस काम में रुचि है, उसको काम के अनुसार, मतलब कि क्या है, जाति नहीं दिया जाता, जन्म के आधार पर ही उसको काम में बांट दिया जाता है। अच्छा, तय कर दिया जाता है कब, तो गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। विवशता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और वो जो होता है ना कि पीडीएफ और पीडीएफ, उससे कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ पढ़ने से आप परीक्षा कोई भी पास नहीं करते, लिखना भी पड़ता है, तो लिखने का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और जो सर जी सब कहेंगे कि पीडीएफ दे देते हैं, क्या लिखेगा, तो देखिए वैसा काम मत कीजिए, मेहनत कीजिए। पीडीएफ फोटोकॉपी करा लेंगे, उससे क्या फायदा होगा, खाली पढ़ के जाएंगे। अगर 365 दिन पढ़ लिए, लिखे को अक्षर नहीं, तो परीक्षा में लिखा होगा नहीं ना। इसलिए सभी प्रश्न को अपने कॉपी में लिखिए, हम एक एक प्रश्न आपको बताएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो देखिए भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत रुचि, तो प्रश्न हो चुका है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर प्रश्न में है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। ठीक है, 2 बार हो गया है, इसको काट देंगे। बेरोजगारी जो है का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही वह जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है, परंतु नहीं कर पाता है ना। काम हमको लग रहा है दिल मन किसी और काम में, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? जाति के बंधन के कारण ना। वर्तमान में कल कारखाना का विस्तार हो रहा है, अर्थात समय परिवर्तन के साथ अगर अपने पेशे को नहीं बदलता है तो उसे भूखा मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तरह पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस पाठ में भी हम पढ़ाए थे, तो उसमें भी बताए थे कि हिंदू धर्म में जो है वो क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो है जाति प्रथा के तरह पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, वो अपना पेशा नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या है आप कितना, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं ना।
लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और किसे मानते हैं तो क्यों मानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशे चुनने में आजादी नहीं होती। जाति प्रथा के कारण, जाति प्रथा के बंधन के कारण ही अपने रुचि जिसमें मन लगता है वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं ना। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान, कितना हंसता है, और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, और मजबूरीवश मनुष्य अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। ठीक है, उसको मजबूरी बस में क्या होता है, जो उसका पेशा है वही काम करना पड़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा होगा 7वां नंबर। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न क्या है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है ना। अस्वाभाविक श्रम विभाजन ना, बढ़ती बेरोजगारी ना, श्रम और रुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। ठीक है, तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या है उसको भी देखिए थोड़ा। प्रश्न 8 है सच्चे ना, प्रश्न 8 में क्या है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है ना। देखिए, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है ना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कैसा समाज होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारा का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश के लिए एकता, अखंडता ना मजबूत होगी। तो 8 प्रश्न है। इसके बाद इस पाठ में जो दिया गया हुआ है कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, तो उसको भी हम लेकर आए हैं। कहीं नहीं, एको को प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आपके एग्जाम में बस इसी किताब से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप भी एक भी प्रश्न मत छोड़िए और उसको बस देखते चलिए। यहाँ पर ना आइए, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द जो है इसी पाठ में दिया गया था, तो हम सोचे कि उसको भी क्यों छोड़े ना। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। जैसे सभ्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? असभ्य या बर्बरीसी का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विभाजन का, तो अविभाजन हो जाएगा विलोम। निश्चय का क्या होता है? अनिश्चय हो जाएगा। उच्च का नीच होता है। स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा। दोष का क्या होगा? गुण होगा। तो इस सब को आप लिखिए और जरूर याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से पूछा भी जाता है प्रश्न। ठीक है, सजग का क्या होगा? असजग होगा। पूर्व निर्धारण का होता है उत्तर निर्धारण। पूर्व निर्धारण मतलब जो पहले से निर्धारित हो, उत्तर निर्धारण मतलब जो बाद में निर्धारित हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या है। कुछ पर्यायवाची शब्द भी है, उसको भी हम नहीं छोड़े हैं। आपके पाठ में जो जो प्रश्न दिया हुआ किताब में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं छूटेगा, परीक्षा में भी आपका नहीं प्रश्न छूटेगा, इसकी 100% गारंटी देते हैं। ठीक है, अगर विश्वास न तो ये बात लिख लीजिए, वीडियो डाल रहे हैं ना, इसमें देखिएगा परीक्षा जब होगा 2025 में तो सारा प्रश्न आएगा जो पढ़ाए रहेंगे उसी में से। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित के क्या है पर्यायवाची, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे ना। जैसे दूषित, दूषित का क्या होता है? तो मलिन, संक्रमित, अशुद्ध या दूषित मतलब गंदा भी हो जाएगा, गंदगी। श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, मेहनत कश। और कामकार या कामगार होता है। ठीक है, ये भी होगा। पेशा, पेशा व्यापार हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, इसका पर्यायवाची ना। पेशा का क्या होगा? तो व्यापार होगा, रोजगार होगा और व्यवसाय होगा। अकस्मात, अकस्मात मतलब एकाएक।
अचानक, संयोगवश ना। अकस्मात का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, तो एकाएक, अचानक, संयोगवश। उसके बाद है अनुमति। अनुमति का क्या होगा, इजाजत, सहमति, आज्ञा ना। अनुमति मतलब आज्ञा देना या इजाजत, सहमति। अवसर, अवसर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, तो सुयोग, फुर्सत, वक्त। उसके बाद है परिवर्तन। परिवर्तन का क्या होगा, बदलाव, हेर फेर, तब्दीली ना। तब्दीली मतलब भी परिवर्तन होता है। सम्मान, सम्मान का क्या होता है, तो प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो पाठ आज समाप्त होता है, पूर्ण रूपेण समाप्त होता है। पहले वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए थे पाठ, लेखक परिचय और पाठ का सारांश पूरा। उसके बाद लेके आए हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर आज लेके आए हैं सब्जेक्टिव। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे पाठ जिसका नाम है विष का दांत।